नैनीताल के भवाली में कार खाई में गिर गई है। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। कार में सवार सभी लोग यूपी के शाहजहांपुर से नैनीताल घूमने के लिए आए हुए थे तो बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक उनकी मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। नैनीताल से खबर सामने आई है। भवाली में गहरी खाई जो है वो आपको बता दें, कार जो है वो खाई में गिरी है। बड़ा हादसा हुआ है और घायलों को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। हरिद्वार में ट्रैफिक जाम के चलते प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। शहर के सभी रास्तों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मौसम साफ होने और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से पर्यटक और श्रद्धालु हरिद्वार और उत्तराखंड के दूसरे स्थानों का रुख कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार में जाम से बुरा हाल है। इसके साथ ही उत्तरी हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर बन रहा फ्लाईओवर भी जाम का कारण बना हुआ है। वहीं घंटों तक जाम में फंसने वाले यात्री भी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। समर सीजन में हरिद्वार में यात्रियों का, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज जून महीने का पहला रविवार है और यहाँ पर नज़ारा देखा जा सकता है कि किस तरह से जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ पर दूर तक वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। एक स्थान पर सैकड़ों की संख्या में वाहन जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस वक्त हरिद्वार से थोड़ी ही दूरी पर पहले गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के एक फुटओवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं और यहीं से जो जाम है उसका सिलसिला यहाँ से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। जाम का आलम ये है कि वाहन यहाँ पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं और ज़्यादातर जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो यात्री आए हैं वो यहीं पर अपने वाहन खड़े करके यहीं से पैदल हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जैसा कि हर बार होता है, यहाँ पर जो जाम है वो बहुत ज़्यादा समर सीज़न में लगता है, लेकिन इस बार जो जाम का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। पहला ही ये रविवार समर सीज़न का जून के महीने का है और अभी पूरा महीना इसी तरह से बचा हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा जो सीज़न है उसमें जाम की समस्या यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। पुलिस प्रशासन की ओर से कई दावे जरूर किए जाते हैं, कई प्रबंध जरूर किए जाते हैं, लेकिन आज जो जाम की स्थिति है रविवार के दिन, उसमें पुलिस प्रशासन के सभी जो बंदोबस्त है वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और सभी जो इंतजामात हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। पर्यटन सीजन के पीक पर आते ही पुलिस प्रशासन के इंतजाम धड़ाम हो गए। नैनीताल का जाम पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। आपको बताते चले तो पर्यटन सीजन की बैठक में लिए गए फैसलों को अब धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। हालांकि पुलिस 2 साल से तैयारी की योजनाएं जो है वो सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। देखिए, योजनाएं बना दी जा रही हैं, अखबारों में छप जा रहे हैं, बड़े बड़े खबरें भी आ रही हैं, ऐसा वैसा हुआ है, ये तय किया गया है, QR स्कैनर लगाएंगे, ये स्कैनर लगाएंगे, तमाम चीज़ें हैं जो भी मतलब हर साल आइडियाज़ तो बहुत आते हैं उसमें, लेकिन उसका धरातल पर नहीं उतर पा रहा है और ना वो प्रभावी रूप से इस समय मतलब मुझे लगता है कि सही भी है। तो इस समय पुलिस प्रशासन को भी चाहिए और जिला प्रशासन को भी चाहिए कि जो भी व्यवस्थाएं बने तो उसको लागू भी किया जाए। बिल्कुल, यहाँ जो है एक शहर बहुत छोटा है और जो व्यवस्था जो चाहिए बहुत बड़े लेवल की है। हमारे पास पार्किंग स्थल सीमित है, इस वजह से काफ़ी प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर चले। तो और भी प्रयास किए जाएंगे कि नए पार्किंग स्थल डेवलप हो और जो है यातायात सुव्यवस्थित चले। उत्तरकाशी की पुरोला तहसील में नाबालिग लड़की को अपहरण करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह हरकत में दिख रही है। उत्तरकाशी पुलिस बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब तक 4334 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के तहत ही 331 चालान पुलिस एक्ट में करके 12 लाख का चालान वसूला गया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी का कहना है कि बाहरी राज्यों के जनपद उत्तरकाशी में निवास किराएदार, फड़, फेरी, रेड़ी, ठेली के संचालकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में उत्तरकाशी जिले में सत्यापन की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। पिछले 2 महीने की ही आंकड़ों की बात करें तो हमने दूर दराज के क्षेत्रों में और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किराएदार चालानी कार्रवाई करते हुए 81 पुलिस एक्ट में 216 लोगों के खिलाफ चालान किया है और 83 पुलिस एक्ट में 115 लोगों के खिलाफ चालान करके 12 लाख रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है इस पूरे सत्यापन की कार्रवाई में।
तो जो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बाहरी व्यक्ति को आप किराएदार रखते हैं तो उसका सत्यापन जरूर करें, नहीं तो जो पुलिस जो है उसमें अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो चालानी कार्रवाई जरूर करेगी। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को व्यापारियों ने नगर में रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया है। व्यापारियों ने बाहरी लोगों का सत्यापन तेज करने, उनकी ओर से अतिक्रमण कर लगाई जा रही दुकानें हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार भी बंद कर रखा। इस दौरान बड़कोट में एक हेयर ड्रेसर की बंद दुकान में भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यापारियों की रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लोगों में गुस्सा, लोगों में नाराजगी। ये तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंपावत के विधायक के बतौर पहला साल होने पर शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम ने चंपावत के लिए 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। चंपावत का विधायक बनने के बाद सीएम ने पुष्कर सिंह धामी ने 146 की आपको बता दें घोषणा की है, जिसमें कि 56 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार चंपावत के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड में लैंड और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं होगा। सीएम योगी से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोरखपुर में मुलाकात की। दोनों के बीच हुई ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट हुई है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर लिपुलेख रोड की बदहाली से पर्यटन कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। लिपुलेख में हो रहे लगातार लैंडस्लाइड से सैकड़ों आदि कैलाश यात्री वापस लौट चुके हैं। हालात ये हैं कि फंसे यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। ऐसे में कैसे जाएगा पर्यटकों के बीच का पॉजिटिव मैसेज? वंदे भारत ट्रेन हाल ही में देहरादून से दिल्ली रूट पर रेगुलर चलनी शुरू हुई है। न्यूज 18 की टीम ने ट्रेन में सफर करके इसकी सुविधाओं का जायजा लिया। मई से वंदे भारत ट्रेन का सफल संचालन किया गया और इस बीच इस ट्रेन में काफी यात्री पहुंच रहे हैं देहरादून से दिल्ली, और दिल्ली से देहरादून भी काफी यात्री सफर कर रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में कुछ डैमेजेस हुए हैं। आखिर वो क्या कुछ डैमेजेस हुए हैं, किस तरह की इसका संचालन है, क्या कुछ इसकी गतिविधियां हैं, आज वो सब हम जानने के लिए पहुंचे हैं। बीते 25 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 29 मई से ट्रेन रेगुलर चलने लगी। न्यूज 18 टीम ने वंदे भारत ट्रेन में देहरादून से रुड़की के बीच सफर किया और ट्रेन की सुविधाओं का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यूपी के मुजफ्फरनगर के पास ट्रेन पर पत्थर बरसाए थे और कुछ कोच को नुकसान हुआ था। हालांकि अब सब ठीक कर लिया गया है। बिल्कुल ही पेपर वर्क हमारा ना हो गया। पहले हमारे को 100 पन्नों की EDR भरने पड़ते थे, इसके अंदर ही ऑटोमेटिक सबमिशन हो जाता था। बिल्कुल ही इजी हो चुका है, काफी कम, पहले बहुत समय लगता था, अब बिल्कुल कम टाइम में काम होता है टैब से। कोई भी यहाँ पे स्मोक करता है तो इसमें ऑलरेडी सेंसर इधर भी दिया हुआ है। अगर टॉयलेट में कोई करता है तो अंदर इसमें दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ सेंसर, तो तुरंत गाड़ी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और ऑपरेटर को पता चल जाएगा। देहरादून दिल्ली रूट पर वंदे भारत को लेकर यात्रियों में बहुत उत्साह है। ट्रेन रफ्तार और सुविधाओं के मामले में दूसरी ट्रेनों से अलग है। करीब 4.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफर तय करती है। ट्रेन पेपरलेस है और यात्रियों को नाश्ता, पानी और अखबार सर्व होता है। इसके साथ ही गैलरी में मूवमेंट पर नजर रखने के लिए CCTV भी लगे हैं। बेसिकली अभी लॉन्च हुई है ट्रेन, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि फॉर द जर्नी,
तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इसमें, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। सुविधाएं भी अच्छी हैं यहाँ पे, खाने वाने को भी सही मिल रहा है, अच्छा है। ट्रेन की लॉन्चिंग के दिन रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हिंट किया था कि वंदे भारत ट्रेन देहरादून दिल्ली रूट के अलावा उत्तराखंड के एक या एक से ज्यादा रूट पर चलेगी। अब पैसेंजर्स को उम्मीद है कि ये सौगात भी जल्द मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए वंदे भारत ट्रेन से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। टिहरी से खबर मिल रही केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल टिहरी पहुंचे हुए हैं। टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह भी कार्यक्रम में मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी घनसाली धनौल्टी पुरौला विधायक भी मौके पर मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग जिले में धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बधाड़ी ताल साहसिक खेलों का केंद्र बनने जा रहा है और इसके लिए संबंधित विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। वहीं डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने बधाड़ी ताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बधाड़ी ताल में युवाओं के लिए रोजगार के लिए होम स्टे बनाए जाएंगे। अवसर है कुछ न कुछ करने का, ऐसा हम प्लान करेंगे। बच्चों के लिए भी हो, बुजुर्ग लोगों के लिए भी हो, युवाओं के लिए भी हो। जैसे ट्रैक करने जा सकते हैं, यहाँ पे होम स्टे में भी आप आराम से अपना रेस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो सभी के लिए कुछ हो, इस तरह का हम प्लान करें। अल्मोड़ा नगर में पिछले 3 दशक से सीवर लाइन का काम कुछ हिस्सों में हुआ है तो कुछ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। अब राज्य सरकार अमृत और जायका योजना के तहत ही नगर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही सीवर लाइन भी बनाएगी, जिससे नदियों में सीवर जो है वो रुक सकेगा। जायका के अंतर्गत 4 जो है जो नगर पंचायत या नगर पालिका हैं उनके लिए जो है स्कीम प्रपोज है। ये 4 जो हैं अल्मोड़ा है, आपका रानीखेत है और भिक्या सेड़ है और चौकुटिया है। अल्मोड़ा जैसे प्राचीन नगर में सीवर योजना को बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको अवश्य लागू किया जाए। ये अगर विभाग इसको करता है तो इसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए। बहुत अच्छा काम होगा, जनहित के लिए बहुत अति आवश्यक है। बागेश्वर में मनरेगा के तहत अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से मनरेगा निर्माण के मटेरियल के बिल जनरेट न होने से निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले डीलर्स का भुगतान रुक गया है। पूरे जिले में लगभग 3 करोड़ के बिल मनरेगा के केंद्रों से जनरेट नहीं हो पाए। भुगतान के लिए आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधि पिछले 9 महीने से जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं विभाग जल्द इसका हल निकालने की बात कर रहा है। तो हम कर ही रहे, बहुत दिक्कतें हैं इस मनरेगा के कार्य में करने में। और अगर डीलरों को भुगतान अगर सही टाइम से हो जाएगा, वो टाइम से मेटेरियल दे देंगे और फिर वो ऐसा है कि उनको भुगतान नहीं हो पाएगा। ये समस्या जो है पूरे उत्तराखंड में है और ये भारत सरकार के लेवल पे ही रिजॉल्व हो सकती है, तो इसलिए जो है ये इश्यू जो है सभी जनपदों ने रेज किया है और हमारे जनपद में भी इसमें हमारे 800 से ज्यादा वर्क हैं जिनमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और वर्तमान में हमारे पास जनपद में 3 करोड़ 18 लाख की हमारी लायबिलिटी है अलग अलग ब्लॉकों की। जून के आखिरी हफ्ते में G20 समिट की तीसरी और आखिरी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार गंगा आरती के लिए विदेशी मेहमानों को ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर लाया जाएगा, जिसकी तैयारी में देहरादून प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है। वहीं अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण पर प्रशासन का फोकस है। अतिक्रमण है वो हट जाएंगे, साफ सफाई आपको अच्छी जो इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है, शहर साफ हो जाएगा और जो हमारे घाट है वो रमणीक हो जाएंगे। जो हमारा पूजा का स्थल है वो आपको एकदम बदला हुआ नजर आएगा। और अब एक ऐसी खबर जो आपके अंदर भी देश सेवा के प्रति जोश, जज्बा और सेना का सम्मान बढ़ा देगी। भारतीय सैन्य अकादमी में ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जहां जाबाज कैडेट हर रोज प्रेरित होते हैं। साल 1965 में भारतीय सेना का अहम हिस्सा रहे विजेंता टैंक को आप भारतीय सैन्य अकादमी के मुख्य द्वार पर शोभा बढ़ाते हुए देख सकते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इस टैंक का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी मदद से कई दुश्मन देश के सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा साल 1957 के 7.2 हॉवित्जर, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था,
वो भी भारतीय सैन्य अकादमी में संरक्षित है। कैडेट बताते हैं कि कई बार उनके सामने इस तरह की परिस्थिति आती है जब वो निराश महसूस करते हैं, लेकिन चैटवुड बिल्डिंग से लेकर इन टैंक हथियारों को देखकर जोश में आ जाते हैं। उनको इन हथियारों से बहुत सीख मिलती है। मैं ऐसे लोगों को अपने जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरे जितने स्टाफ हैं, उन्होंने जिन जिन लोकेशंस में सर्विस दी है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी निशानी है। और जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, ये टैग्स, ये फ्लैग, एवरीथिंग, ये मुझे जोश से भर देता है। स्टार्टिंग में तो मतलब जब मैंने पहली बार देखा था तो बहुत ही मोटिवेटिंग थी और मेरा इंस्पायरेशन भी एक इन्हीं में से ही एक था। लेकिन हाँ, आज मुझे लगता है कि इन सभी को चलाने में, और मैं चाहूँगा कि जब मैं जो देश की जरूरत मुझे पड़ेगी तब मैं आऊँगा और इनको वहाँ पे भी चलाऊँगा। वहीं IMA के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल VK मिश्रा बताते हैं कि इन टैंक, बंदूक और हथियारों से भारतीय सेना का इतिहास जुड़ा है और इनको अकादमी में रखने का मकसद ही यही है कि अगर कभी मन में निराशा की भावना आए तो कैडेट इनसे सीख ले सकें। यहाँ मौजूद हर चीज से गाथा जुड़ी है। यहाँ के आसपास की यहाँ की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ का माहौल है, यहाँ की एक्टिविटी है, खुद उसके जो कॉमरेड्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबको देख करके मोटिवेट होता है। पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाक युद्ध के इतिहास से जुड़ी हर शौर्य गाथा भारतीय सैन्य अकादमी की शोभा बढ़ा रही है, जिसका मकसद है देश के वीर जाबाजों को इन शौर्य की कहानियों को बताना और युद्ध से लेकर देश की आन बान शान में खड़ी होने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार करना। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारतीय सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम साफ होते ही एक बार फिर से यात्रा में रौनक दिखाई दे रही है। 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है। हालांकि दोपहर के बाद मौसम जरूर बदला है, लेकिन 2 दिन से बद्रीनाथ धाम में बारिश कम हुई है, जिसके बाद यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन का इंतजार भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 21,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 5,96,154 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी यात्रियों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हेमकुंड साहिब में प्रत्येक दिन 3,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अभी तक हेमकुंड साहिब में 25,885 संगत पहुंच चुकी है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी कैसी नजर आएगी, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया है। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल के अधिकारियों को हर की पैड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है। इसके साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उसको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। तो कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है उसमें शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है और इसमें कॉरिडोर वाले मैटर्स में दुविधाओं में पड़ने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि उसमें कॉरिडोर में जो काम होगा वो एक डेवलपमेंट के सोच के साथ और ब्यूटिफिकेशन के साथ सोच के साथ होगा। और गवर्नमेंट जो कॉरिडोर में जो काम करने जा रही है उसमें ऐसी सुख सुविधाएं आपके यात्रियों के लिए, इवन लोकल्स के लिए भी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर वाले का कंसेप्ट को अडॉप्ट कर। टिहरी की श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में अब छात्रों को माइग्रेशन मार्कशीट और डिग्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें घर बैठे सभी चीजें मिल पाएंगी, जिसके समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा अब एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके जरिए छात्र ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। वीसी का कहना है कि दूर दराज के छात्रों को अब विश्वविद्यालय आने या भटकने की जरूरत नहीं है। करीब 1 हफ्ते में यह पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। छात्र कहीं भी हो वहीं से इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई और पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा बाय पोस्ट डिग्री पहुंचाई जाएगी। अपने इस विश्वविद्यालय में हम एक ऑनलाइन ERP सिस्टम बना रहे हैं, एक पोर्टल बना रहे हैं। उस ERP के माध्यम से विद्यार्थी कहीं पर भी हो, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है। अगर उसको अपना माइग्रेशन देना है तो माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन कर सकता है, मार्कशीट के लिए ऑनलाइन कर सकता है,
और अपना डिग्री, चाहे वो प्रोविजनल डिग्री हो या फाइनल डिग्री हो, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और हम उसको बाय पोस्ट उसके घर पर हम डिग्री पहुंचा देंगे। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।